हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और उन बच्चों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वह बच्चे अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं और बिल्कुल प्रतिदिन जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं उनको देखते हुए चलते हैं तो आपके बायो में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और निश्चित जितने भी आप लोग को क्वेश्चन बताए जाएंगे और जितना एक्स्ट्रा कुछ समझाया जाएगा प्रॉपर आप समझते हुए चलेंगे तो निश्चित आप 400 प्लस एग्जाम में लाने वाले हैं। और प्रॉपर प्रतिदिन आप लोग को वीडियो वॉच करना है और देखिए, और आप प्रतिदिन वॉच करते हुए चलेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतर करेंगे। और देखिए, पूरा वीडियो वॉच करके जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप लोग छोड़ के चले जाइएगा, लेकिन पूरा वीडियो आप जरूर वॉच करके जाइए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि टाइफाइड बुखार का जांच किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में क्या है कि एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, एमआरआई टेस्ट और सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है विडाल टेस्ट। याद रखिए कि जब भी किसी को अगर टाइफाइड होता है तो उसको क्या विडाल टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। और टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु जनित रोग है। कैसा जनित? तो याद रखिएगा कि यह जीवाणु के कारण होने वाला रोग है और उस जीवाणु का नाम क्या है? तो याद रखिएगा साल्मोनेला टाइफी। आप लोग को जितना एक्स्ट्रा होगा मैं बताऊंगा, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा भी आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फायदा करेगा। साल्मोनेला टाइफी, याद रखिए जीवाणु के किस जीवाणु का नाम टाइफाइड होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा जीवाणु होता है। और जब टाइफाइड होता है और टाइफाइड की जांच किया जाता है किसके? विडाल टेस्ट के द्वारा। और एलिसा टेस्ट जो किया जाता है वो एड्स बीमारी के लिए किया जाता है। तो मैं जितना एक्स्ट्रा बताऊं उसको भी आप लोग प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि द्विविखंडन द्वारा प्रजनन किसके द्वारा में होता है। अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, हाइड्रा में होता है, ए और बी दोनों में होता है। तो मैं बता दूं कि द्विविखंडन के द्वारा जो प्रजनन होता है ना वो किस में होता है? अमीबा में भी होता है और पैरामीशियम में भी होता है। इसलिए इसका राइट जवाब डी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? डी नंबर। याद रखिएगा, क्योंकि ए में भी द्विविखंडन प्रजनन होता है और बी में भी। और ये जो हाइड्रा है तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। याद रखिएगा कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। ये भी आप लोग को एक्स्ट्रा याद कर लेना है। मैं बार बार बोला, देखिए और चैनल वाले क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, वैसा मेरे को नहीं करना है। क्योंकि देखिए मैं एक क्वेश्चन से अगर 4 क्वेश्चन आपको बता देता हूं तो आपको फायदा करेगा। इसलिए प्लीज आप बड़े ध्यान से देखिए और जितना स्टेप बताए जाए पढ़ लीजिए। अगला कैसा है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में होता है कि पैरामीशियम में होता है कि हाइड्रा में होता है कि ए और बी दोनों में? तो मैं बता दूं कि इसमें ऑप्शन मिसमैच करके दे दिया है, इसलिए मैं आप लोग से माफी करना चाहूंगा। लेकिन याद रखिए कि मुकुलन द्वारा प्रजनन पैरामीशियम और हाइड्रा दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन में आप लोग को रहना चाहिए बी एवं सी। तो आप लोग का सही जवाब क्या होने वाला है? बी एवं सी। आप याद कर लीजिए कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होगा ना वो पैरामीशियम में होगा और हाइड्रा में होगा। इसलिए इसका राइट जवाब क्या नंबर होगा? बी एवं सी नंबर बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होने वाला है। याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग का उदाहरण है? लैंगिक मत्स्य है, हॉर्पिस है, एड्स है, सभी है। तो मैं बता दूं कि यौन संचारित रोग का उदाहरण सभी के सभी है। और यौन संचारित रोग से क्वेश्चन आते हैं भाई, जिसको एसटीडी बोलते हैं ना, यहां से क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन तो उदाहरण आते ही आते हैं। इसलिए इसके एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे मैं आप लोग बताया था लैंगिक मत्स्य, हॉर्पिस और एड्स। और इसके साथ आपको हेपेटाइटिस बी याद रख सकते हैं, गोनोरिया याद रख सकते हैं, जनिक परिसर्प याद रख सकते हैं। ये सभी के सभी यौन संचारित रोग के उदाहरण हैं। तो जितना मैं बोला उसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए क्या, निम्न में से कौन सा टेस्ट हुई बेबी से जुड़ा हुआ नहीं है? टेस्ट हुई बेबी को हिंदी में बोलते हैं प्रखनली शिशु। क्या बोलते हैं? तो प्रखनली शिशु के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं? जानते हैं। और प्रखनली शिशु में क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में क्या किया जाता है? नए जीवों के विकास के लिए प्रजनन कराया जाता है। तो इसमें विधि जो जुड़ा हुआ है वो आईयूटी जुड़ा है, आप लोग पढ़े होंगे,
इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, और ZIFT जिसमें जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और GIFT क्या होता है, गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जितना मैं फुल फॉर्म बता रहा हूं उसको भी ध्यान रखेंगे तो आपको फायदा करेगा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये C नंबर नहीं जुड़ा है। A नंबर जुड़ा हुआ है, B नंबर जुड़ा हुआ है, C नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। आप इसका क्या करिए, फुल फॉर्म आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और इसके बाद से आप लोग ध्यान, अगर आपको देखिए अगर बिल्कुल पढ़े होंगे तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर पढ़े होंगे तो इसका परिभाषा भी कमेंट में आपको बताना है। देखिए अगर पढ़ने वाले हैं तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे और बता के जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कि आवर्त चक्र कितने दिन का होता है? 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन। तो मैं बता दूं कि महिलाओं में जो आवर्त चक्र चलता है वो 28 या 29 दिन का होता है। कब का होता है? 28 और 29 दिन का, जिसको 4 फेज में बांटा गया होता है, 4 अवस्था में। इन चारों अवस्था का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अपरा से स्रावित होता है HCG, HPL, रिलैक्सिन, सभी। तो मैं बता दूं कि अपरा से जो स्रावित होता है ये सभी के सभी हार्मोन स्रावित होता है। इसके साथ भी याद रखिएगा एस्ट्रोजन भी स्रावित होता है, और इसके साथ साथ और भी मैं बता देता हूं प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित होता है। तो ये पांचों के पांचों कब होता है? अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनमें एक संरचना बनता है जिसका नाम है अपरा, और इस अपरा से HCG भी निकलता है, HPL भी निकलता है, रिलैक्सिन भी निकलता है, एस्ट्रोजन भी निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन भी निकलता है। तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है D नंबर। लेकिन एक्स्ट्रा कुछ सीखने वाला नॉलेज मैं आप लोग को दे देता हूं कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके अपरा से जब HCG निकलता है तो ये मूत्र में, और देखिए ब्लड में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जब मूत्र के माध्यम से पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। मार्केट में जब भी कोई कीट आता है तो उसमें किस हार्मोन का जांच किया जाता है? HCG, जिसके द्वारा आपको पता लग जाएगा कि कोई महिला प्रेग्नेंट है कि नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि देखिए क्या है, वृषण की लंबाई होता है 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है 4 से 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई पूछेगा तो आप लोग को याद रख लेना है, चौड़ाई कितना होता है? तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और वृषण जो है ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है किसका? नर का। पूछा जाए कि नर का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन होता है, तो आपको याद रखिए वृषण। और वृषण से क्या स्रावित होता है? जिसका नाम है शुक्राणु। शुक्राणु किस अंग से निकलता है? तो शुक्राणु वृषण से निकलता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए क्या है, एबीओ सहप्रभाविता का उदाहरण है। एबीओ रक्त समूह, त्वचा का रंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि सहप्रभाविता का उदाहरण दोनों है। एबीओ रक्त समूह भी है और त्वचा का रंग भी है, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होगा? B नंबर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मेंडल कितने साल मटर के पौधे पर काम किए थे? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो मैं बता दूं कि मेंडल जो है मटर के पौधे पर 7 वर्ष काम किए थे। कब काम किए थे? तो 1856 से लेकर और 63 तक। तो ये भी आप लोग को याद कर लेना है कि मेंडल कब से कब तक काम किए थे, किस पे? मटर के पौधों पे। तो इसका राइट जवाब 7 वर्ष होगा। कब से कब काम किए थे? तो 1856 से लेकर 63 तक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आनुवंशिक कूट की संख्या कितना होता है? 64 होता है, 61 होता है, 3 होता है, 16 होता है। तो मैं बता दूं कि आनुवंशिक कूट की संख्या कितना होता है? 64 होता है। जिसमें कूट करने वाले कितने होते हैं? तो याद रखिए कूट करने वाले 61 होते हैं, और अकूट कितने होते हैं? जो कूट नहीं करते हैं। तो कूट नहीं करने वाले कितने होते हैं? तो याद रख लीजिएगा 3 होते हैं। मतलब 31 जो है प्रोटीन के निर्माण में भाग लेगा 61, और 3 भाग नहीं लेता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, डीएनए की आरएनए। तो मैं बता दूं कि अधिकतर जीवों में कौन काम करता है? तो डीएनए। और ये किस में काम करता है? तो टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। और जितने भी वायरस हैं, वायरस में आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा आरएनए। लेकिन अधिकतर जीव पूछ रहा है ना,
तो अधिकतर जीव में कौन आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है? डीएनए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रकूट होता है, एक होता है, द्वि होता है, त्रिक होता है, सभी होता है। तो मैं बता दूं कि प्रकूट हमेशा त्रिक होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इस बात को कौन बताया था? तो जॉर्ज गेमो बताए थे। कौन बताए थे? जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने क्या किए थे? बताए थे। आप लोग अगर जेनेटिक कोड पढ़े होंगे तो आप लोग को सब आइडिया होता होगा और समझ में आ रहा होगा। अगला है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया होता है, अनुलेखन होता है, अनुवादन होता है, प्रोटीन होता है, सभी होता है। तो मैं बता दूं कि डीएनए से एमआरएनए जो बनता है उसे अनुलेखन के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, याद रखिएगा। लेकिन वही एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए, क्या बन जाए? एमआरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए तो उसको क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे और हमें भरोसा और उम्मीद दोनों है कि आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ह्यूमन जीनोम परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 2003 में, 2000 में, 1990 में, 1950 में। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 1990 होने वाला है। और ये समाप्त कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2003 में। अगर समाप्त पूछेगा तो 2003 में और शुरुआत पूछेगा तो 1990 में। मतलब 13 वर्ष में ये पूरा हुआ था ह्यूमन जीनोम परियोजना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिए क्या है। मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ी जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन है कि हिस्टोफीरिया है कि नोथेपीरिया है, सभी है। तो मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जीन कौन है? डिस्ट्रोफिन है। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? ए नंबर होने वाला है। अगला देखिए क्या है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होता है। याद रखिए कि टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।